जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और चूंकि ये टैली की पहली क्लास है, सबसे पहले हम जानेंगे टैली एक और अकाउंटिंग के बारे में। बेसिकली लोग बोलते हैं टैली पढ़ना है, टैली पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ना होता है किसके बारे में? अकाउंटिंग के बारे में। क्योंकि टैली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। बेसिकली हमें पढ़ना है अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है और टैली क्या है। तो टैली जो है वो सॉफ्टवेयर है। तो अकाउंटिंग के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। बेसिकली आपको अकाउंटिंग पढ़ना होता है और उन अकाउंटिंग की एंट्री लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर पे करते हैं, जैसे टैली या बीजी या आपके और भी एप्लीकेशंस हैं जो फॉरेन वगैरह में यूज होते हैं, जिसका नाम सैप है, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, ऐसी चीजों पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग लेवल की। तो पहले हम यूज करते थे टैली ERP9। क्या नाम था उसका? टैली ERP। आरपी कैपिटल में ही रहेगा, ERP9। पहले हम यही यूज करते थे, टैली ERP9, यही वर्जन यूज होता था। 9 जो है यहाँ वर्जन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन उस टाइम मार्केट में एक नया सॉफ्टवेयर आया जिसका नाम था बीजी। कुछ दिन पहले की ही बात बता रहा हूँ मैं। बीजी आया और बीजी बीजी जो सॉफ्टवेयर था, क्योंकि ये भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही है, ये बहुत ज्यादा यूजर एंड फ्रेंडली था। मतलब लोगों के साथ घुलना मिलना आसानी से होता है ना। कुछ लोग होते हैं 5 मिनट के लिए भी मिलते हैं तो बहुत आसानी से एज अ फ्रेंड डील करते हैं, तो वैसा ही कुछ था। तो लोगों ने काफी इसको पसंद किया और इतना ज्यादा पसंद किया कि धीरे धीरे टैली का मार्केट डाउन होने लगा, यानी इसका वर्चस्व खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि बीजी में काफी चीजें आसान थी, ऑप्शंस काफी बने बनाए होते थे, हमें बनाना नहीं होता था अलग से। और टैली में हर चीज के लिए हमें ग्रुप बनाना होता था। तो ऐसे कंडीशन में बीजी को ज्यादातर प्रियोरिटी देने लगे लोग और टैली का मार्केट डाउन हो गया। और फिर टैली ने भी लगा कि टैली अब खत्म ही हो जाएगा, तो टैली ने अपने आप को अपडेट कर लिया और नया अपडेट हो गया जो आप पढ़ेंगे, जिसका नाम है टैली प्राइम। क्या नाम है? टैली प्राइम अपडेटेड वर्जन 2.0। लेकिन अभी हम लोग अपडेट 3.0 पढ़ेंगे, वो अलग है, ये तो वर्जन है। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? टैली प्राइम पे पढ़ना है, अकाउंटिंग के बारे में, और उन अकाउंटिंग की एंट्री कैसे हम टैली प्राइम पे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, पहले हम यूज करते थे टैली ERP9। यहाँ ERP का मतलब क्या होता था आपको पता है? अगर कोई आपको रिजेक्ट करना चाहे तो कहीं से भी पॉइंट ऑफ व्यू निकाल सकता है। ठीक है, अगर आपके में लोग कमी निकालना चाहेंगे ना, तो कोई भी कहीं से भी कमी निकाल लेंगे। जब कुछ नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई इशू बना देंगे, ऐसे वैसे जो भी है। चलिए ठीक है। तो यहाँ ERP का मतलब होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। लिख लीजिएगा। पहले हम यूज करते थे टैली ERP9, अभी यूज कर रहे हैं टैली प्राइम। लिखिए, पहले यूज करते थे टैली ERP9 और अभी यूज करते हैं टैली प्राइम। पहले क्या यूज करते थे? टैली ERP9, जहां ERP का मतलब था इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, और अभी यूज करते हैं टैली प्राइम। प्लानिंग, PLANNING, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। तो अभी मार्केट में ज्यादातर जो अपने साइड में यूज होता है वो होता है, कहाँ है आईडी कार्ड तुम तुम्हारा? जाओ घर, जाओ बैग उठाओ घर, तुम बाहर निकलो, बैग उठाओ, तुम जाओ, तुरंत उठिए, बैग उठाइए, जाइए घर जाइए, नहीं जाइए उसको। मैं बोला था ना कई बार आपसे, मैं बनाऊंगा, मेरा काम है आईडी कार्ड बनाना। जाइए वहीं जाइए, बोलिए बोलिए, जाइए बोलिए, अभी बोलिए, सर्विस निकाले हैं बैग पास जाइए। आप लोग की लापरवाही हो गई ना, प्रैक्टिकल करते जाके बैठ बाहर बहस कर रहे हैं, बैठ के प्रैक्टिकल भी नहीं करते आप लोग। करते नहीं, जाइए आप जाइए, पढ़ाना है, जाइए बिल्कुल पढ़ाना ही है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए। तो अभी तक ज्यादा जो मार्केट में यूज हो रहा है वो है टैली और बीजी, जिसका इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है ना। सैप भी है, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, सैप भी लिख लीजिएगा, यह भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? फॉरेन वगैरह में किया जाता है। और तुमको भी इरफान वगैरह देख लिया बाहर खड़े होते हुए,
नाम हटाऊंगा तुरंत घर चले जाओगे। ये भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, फॉरेन वगैरह में ज्यादातर यूज करते हैं। सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली हो गया, बिच हो गया, सैप हो गया। अभी कंप्यूटर मेरे पास एक ही रुपये का नहीं, और देखो आर्टिकल पेपर पर लगा होगा, चलो मैं बुक में आ जाता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, मत लोगे आगे मत, अब देखो ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? चलिए, तो बेसिकली अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग सब बना हुआ है अकाउंट से। अकाउंट का मतलब होता है लेखा जोखा करना किसी के बारे में, जिसमें ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सौदा, जो पर डे हम लोग लेन देन करते हैं। आई मीन किसी को पैसा देते हैं, लेते हैं, इन सब चीजों को हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इनको रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम बोलते हैं अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बोला जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, आपने देखा होगा जो आपका पासबुक वगैरह होता है, क्या उसमें सिर्फ आपके बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं कि किसी घर के बगल वाला राजू का होता है? ऐसा सिर्फ आपके होते हैं? मतलब एक बैंक के ब्रांच में बहुत सारे अकाउंट होते हैं और सब सेक्टर वाइज होते हैं और सबके अलग अलग अकाउंट होते हैं और उनकी डिटेल। समझ वाली बात ना? ये दिमाग में रखिएगा बात। यही काम हम अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है जो अलग अलग चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्लासिफाइड करता है कहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है इसका, जो इसका ऑब्जेक्ट माना जाता है, जो वो होता है कि यह डिटरमाइन करना कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है लॉस। देखिए एक बात याद रखिएगा, बिजनेस में दो चीजें संभव है, एक है प्रॉफिट, दूसरा है लॉस। बात अलग है कि सिचुएशन कैसी रहती है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि बिजनेस में प्रॉफिट गेन करें। ठीक है, वो बात की बात है क्या होगा। तो बिजनेस में दोनों दो ही चीजें संभव है। अच्छा, दोनों एक साथ संभव भी नहीं है। पॉसिबल है क्या कि प्रॉफिट मुझे और लॉस हो जाए? नहीं, कोई एक चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल है। तो यही बात कहा है, इंग्लिश वाला पढ़ लेंगे, आप हिंदी में पढ़ना था, हिंदी में नीचे लिखा हुआ है अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्ट एंटरप्राइजेज बिजनेस। इनकी अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो क्लासिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, इसके एंटरप्राइजेज के, जो व्यापार चलाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक फाइनेंशियल वर्ड यूज किया जाता है। फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय। क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि यहाँ नया सेशन स्टार्ट होता है, जैसे कि बहुत अलग अलग लोगों को मानना होता है, जो क्रिश्चियन वगैरह होते हैं वो 1 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं कि नया साल आ गया। और हिंदू प्रथा में माना जाता है कि जो चैत्र मास होता है यानी अप्रैल माह होती है, 1 अप्रैल रामनवमी को मानते हैं कि नया वर्ष का प्रारंभ होता है। और मुस्लिम वर्ग में मुहर्रम यात्रा ईद को मानते हैं लोग कि नए वर्ष की शुरुआत। सबका अपना अपना मानना है। लेकिन बिजनेस सेक्टर में या कोई भी ऑफिशियल और ऑफिशियल वर्क में माना जाता है कि कोई भी नया सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। तो लिख लीजिएगा कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। फाइनेंशियल ईयर हिंदी में भी लिख लीजिएगा वित्तीय वर्ष। इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर, हिंदी में वित्तीय वर्ष लिख लीजिए। मान लो एक आपने क्वेश्चन ही समझ कर दिया, एक बार और कर लेते हैं क्या? एक मान लो लैपटॉप कर लेते हैं, उसका तो बहुत सब कुछ नहीं है, फिर करिएगा कंप्यूटर खरीद रहे हैं ना, इस कंपनी का डेट का पूरा क्या हुआ? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च। मतलब कि अगर हम बात करें अभी कौन सा सेशन चल रहा है बताइए, इस टाइम कौन सा ईयर चल रहा है? 30 साल बढ़ा के बोला करिए, हमेशा 1 साल बढ़ा के बोला करिए। 30 चल रहा है ना, तो हम बोलेंगे 23-24 चल रहा है। चल रहा है यानी डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक। 31 मार्च 2024। ठीक है, अगर कोई ऐसी नॉर्मल पूछता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है तो आप नॉर्मली बोलेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन अगर कोई पूछता है कि ये इस ईयर का बताइए तो डेट जरूर मेंशन करेंगे कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024। इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। और उसको बोला जाता है वित्तीय वर्ष। क्या हुआ? आर्टिकल पर बना के दीजिए। ठीक है, ठीक।
समझ में आ गई बात ना। तो ये याद रखिएगा, कभी भी कोई पूछ सकता है, ये बहुत कॉमन चीज होती है अकाउंटिंग में। कोई पूछता है वित्तीय वर्ष क्या होता है, क्या बोलेंगे? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है, इसे क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर। याद रहेगा ना, कोई भी पूछेगा तो बताना होगा। तो अकाउंट शब्द किससे बना है, सॉरी अकाउंटिंग शब्द किससे बना है? अकाउंट से, जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट या बुक कीपिंग बोला जाता है। मतलब पहले लोग क्या करते थे, पहले सिस्टम का जमाना नहीं था ना, तो पहले काफी आती थी, रेड कलर की होती थी, रजिस्टर टाइप, उसमें नाम भी होते, अल्फाबेटिकल नाम होते थे, किस नाम के कस्टमर किस पेज पे है, ये सारी चीजें मेंशन होती थी। पहले पहले लोग ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगला लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल अकाउंट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का ही एक ब्रांच है, एक शाखा है। क्योंकि अकाउंटिंग भी बहुत टाइप की होती है, जो लोग कॉमर्स में होंगे या बीकॉम करते हैं उन्हें पता होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और भी सारे अकाउंटिंग होते हैं। ये सारे अकाउंटिंग की ही ब्रांच है। लेकिन आप पढ़ेंगे क्या? आप कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है। एंड लिखा हुआ है कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये मदद करता है अंतिम खाता बनाने के। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट मतलब अंतिम खाता, फाइनल अकाउंट मतलब अंतिम खाता। हेलो, चलिए उसके बाद बोला गया है फाइनल स्टेटमेंट तैयार करता है ना। फाइनल स्टेटमेंट का मतलब होता है अंतिम खाता, जिससे फाइनली हम ये डिसाइड कर पाए। और लास्ट में देखो क्या क्या होता है कि फाइनल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, जिससे पता चल पाता है कि हमारे व्यापार में हमारी स्थिति क्या है, और मतलब हमारी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये सारी चीजें पता लगा पाते हैं। बोल रहा है कि इट इज प्राइमरी कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज बेस्ड ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। और ये चीजें किस पे आधारित होती हैं? जो हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उसी चीज पे आधारित होती है, कैसा हुआ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प डिटरमाइनिंग द रिजल्ट, यानी डिटरमाइनिंग का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया, निर्धारण करना। जैसे मैंने आप दो लोग लड़ रहे थे, मैंने डिसाइड कर दिया कौन जीता, तो डिटरमिनेशन का मतलब होता है निर्धारण करना। क्या निर्धारण करना? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, या तो लॉस या तो प्रॉफिट, दोनों नहीं हो सकता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आल्सो हेल्प डिफाइन द फाइनल पोजीशन एट द एंड ऑफ पीरियड, और लास्ट में जब पीरियड का एंड होता है, पीरियड का मतलब यहाँ टाइम ड्यूरेशन, यानी कि फाइनेंशियल ईयर से, यानी 31 मार्च को जब क्लोजिंग होता है तो पता चल पाता है कि हमारी व्यापार में हमारी स्थिति कैसी है, ठीक है। वही हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ लीजिएगा, सेम सेम चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल सेंटेंस देखो कहाँ, यहाँ कहीं ऑप्शनल क्वेश्चन आया है, तो सेंटेंस मैटर करता है कहाँ यूज कर रहे हैं। लड़कों में कोई बताए ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, एम क्या है उसका, है ना, एम, AIM, एम। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब है उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कहा है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, भाई यानी कि फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, में होने वाले प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना। अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनल पोजीशन का पता लगाना कि फाइनल पोजीशन क्या है। क्योंकि अच्छा नॉर्मल चीजें बताइए, जैसे कि खड़े हो तुम्हें, बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें तुम्हें चाहिए। अभी मत करना, दिमाग दिमाग मान लो तुम्हारे पास है, लेट एज्यूम सब कुछ है तुम्हारे पास, पैसे वाले हो, दिमाग है, सब कुछ है। बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजें उपयोगी है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल कौन कौन सी चीजें निभाती है? सर पहले तो पैसा है, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कोई भी चीज लेते हैं उसको मतलब ज्यादा सही में बेच सकते हैं, ज्यादा फायदा। प्रॉफिट की बात तो मैंने करी ही नहीं, मैंने ये कहा क्या कि प्रॉफिट और लॉस कैसे कमाता, मैंने सिर्फ कहा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। असलम बताओ, बिजनेस को चलाने के लिए मेन मेन इंपॉर्टेंट रोल बताइए क्या क्या है। जैसे इन्होंने कहा कैश, हाँ सही है, कैश की जरूरत होती है। नेक्स्ट, हाँ माइंडसेट तो मैंने बोल दिया कि आप इंटेलिजेंट है, मैंने एज्यूम कर लिया है कि आप एक वेल लुकिंग और मतलब सब चीज में बेहतर है। अब बताइए बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? सब कुछ है भाई, अब बताओ ना क्या चाहिए, क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट रोल। तुम्हारे पास सब आइडिया है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, पढ़ने में तेज हो, अब बताओ क्या क्या चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए।
बताओ तुम, क्या नाम है? प्रिया नाम है, पढ़ी हो तुम, बस सोचती रहती हो, कुछ बताती तो नहीं। बताओ, बैठे जाओ दोस्त। हाँ हाँ, पैसे के बाद मैगी? क्या बोली हो? बोलो। अरे भाई, ये सब तुम्हें पता है, मैंने एज्यूम कर लिया कि तुम्हें सब पता है कि बिजनेस कैसे चलाते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं। मैं मान गया हूँ कि आप मल्टी टैलेंटेड है। अब बताइए ना, बिजनेस को चलाने के लिए मेन मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है? टाइम अप हो गया सर, नो आर्गुमेंट। और ये गलत बात है, नेक्स्ट टाइम याद रखना। जब चांस खत्म हो जाता है तो चुपचाप बैठा रहना चाहिए, ठीक है? उससे गलत इंप्रेशन जाता है अगर कॉलेजेस में रहेंगे तो। आसिया, आसिया भी का नाम है ना? बताइए। नो आइडिया, मतलब कुछ आइडिया ही नहीं है। बैठ जाइए। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमन बीइंग की, वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अग्नि, हवा, मिट्टी, पता नहीं क्या क्या जो भी है। तो वैसे बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैश। फिर आपको लैंड चाहिए, जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बिल्डिंग चाहिए, चाहिए फर्नीचर चाहिए, वो सभी एसेट्स चाहिए जो बिजनेस को चलाने के लिए उपयोगी हैं। इवन उस वो गुड्स चाहिए जिस चीज का आप व्यापार करेंगे। भाई हम गेहूं का करेंगे तो गेहूं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बस यही सब चीजें उपयोगी हैं बिजनेस को चलाने के लिए। व्हीकल्स चाहिए, गाड़ी घोड़ा, ताकि उसको ट्रेवल कराएं। ये सारी चीजें क्या है? उपयोगी है। माइंडसेट, ये सब बातें तो हैं, क्योंकि आपके पास सब है तभी तो बिजनेस स्टार्ट करने की बात की गई है। तो अगर बेवकूफ होते तो आप बिजनेस चलाते क्या? नहीं चलाते। मतलब सब कुछ थे आपके पास, ये चीज उपयोगी है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, इवन स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। आप ही खड़े हो, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? पायल खड़े हो जाइए, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? बैठे, बैठे। लड़कियों में आगे डेस्क पे कोई बताएगा स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? सीधी सीधा सा जानते हैं आप लोग, सबको पता है, कोई अनजान नहीं है। कॉपी किताब की चीजें जहाँ मिलती है उसे स्टेशनरी शॉप कहा जाता है, ये बात आपको पता है। शॉर्पनर, इरेजर, पेंसिल, पेन, ये सब स्टेशनरी है। ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल, सब all things that related to your documentary or related to your study, that's the stationery। क्या है? स्टेशनरी है ये। इवन वो क्या बोलते हैं, पंचिंग मशीन, स्टेपलर, ये सारी चीज। इवन पेपर, पेपर भी स्टेशनरी में आता है। कॉपी, बुक्स, सब कुछ स्टेशनरी में आता है। लिखा होगा दुकानों पे स्टेशनरी शॉप लिखा रहता है। हाँ बिल्कुल। तो बिजनेस को चलाने के लिए इनकी भी जरूरत पड़ती है ना, पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो ये भी बिजनेस की संपत्ति कहलाते हैं। और एक और बात, संपत्ति किसे कहते हैं? तो बिजनेस को चलाने के लिए जो जो चीजें उपयोगी हैं, मतलब जो हेल्प करती हैं, उपयोगी हैं, हेल्प करती हैं उन्हें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें संपत्ति कहलाती है। जैसे अभी यहाँ पे जब सिर्फ मुझे छोड़ के यहाँ जितनी चीजें आपको दिख रही है सब संपत्ति है। ये बेंच, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, फैन, ये बिल्डिंग, प्रोजेक्टर, एसी, स्टेबलाइजर, सब कुछ, इवन जिस पे आप बैठे हैं वो फर्नीचर भी, ये सब संपत्ति है। किसकी? इस गायत्री की। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो चीजें उपयोगी होती है क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। स्टेशनरी नहीं कहलाती है, संपत्ति कहलाती है। स्टेशनरी किसे कहते हैं? कॉपी किताब से रिलेटेड चीजें, है ना? पेन, पेंसिल, ये सब चीजें क्या कहलाती है? स्टेशनरी कहलाती है। ये सब चीज याद करिए आप लोग, याद रखिएगा। जहाँ कॉपी किताब मिलता है उसे स्टेशनरी शॉप बोला जाता है, और जहाँ घर की किराने वाली चीजें बोलते हैं उसे ग्रोसरी बोलते हैं, ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी का मतलब क्या होता है? किराना स्टोर। हाँ, इंग्लिश में ग्रोसरी, हिंदी में किराना, ठीक है? तो स्टेशनरी भी क्या है? संपत्ति के भीतर आती है, ठीक है? तो चलिए पढ़ लेते हैं अगला। कह रहा है कि किसी भी बिजनेस के ऑनर, ऑनर का मतलब होता है मालिक। हाँ, यहाँ स्वामी वर्ड यूज किया जाएगा। पहले के टाइम में औरतें अपने हस्बैंड को स्वामी ही बोलती थी, और वो लोग अपनी पत्नी को क्या बोलते थे?
हाँ, माता नहीं, देवी। वो लोग देवी बोलते थे, वो स्वामी। लेकिन यहाँ स्वामी का मतलब है कि जो बिजनेस का मालिक होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑनर। या इन्वेस्टर, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे बिजनेस चलाने का क्या मोटो है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप बिजनेस में केवल इन्वेस्ट करते हैं, आप नहीं चलाएंगे, चलाएगा कोई और। हाँ, आपका परसेंटेज फिक्स होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, जो चलाएगा, जो मेहनत करेगा, उसका ज्यादा परसेंट होगा। जैसे मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन मेरा कोई उसमें वो नहीं है, रूल नहीं है, मैं सिर्फ पैसे देता हूँ और लेता हूँ, तो मेरा 30%, बाकी उसका 70% हो गया। तो कुछ ना कुछ ऐसे पार्टनरशिप में चीजें होती है, ठीक है। और कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है, अच्छा बताइए, ज्योति, मैन मेड और आर्टिफिशियल में क्या अंतर है, अंतर है कि सेम है। कंपनी के मालिक से इन्वेस्टर और इम्प्लॉई, इम्प्लॉई और इम्प्लॉय में अंतर मैं पहले भी बता चुका हूँ। इम्प्लॉई का मतलब कर्मचारी यानी काम देने वाला, और इम्प्लॉयर का मतलब काम लेने वाला, यानी पुष्कर सर यहाँ इम्प्लॉयर होंगे और हम सब उनके इम्प्लॉई होंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमसे सेवा लेते हैं, ठीक है। अगला गवर्नमेंट है, और या दूसरी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनके बारे में भी इनका काम होता है। और क्या कह रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करता है, यानी सबके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करता है, कौन, फाइनेंशियल अकाउंट। इसका एडवांटेज क्या है, गुड क्या है इसका, गुड ये है कि पहला चीज तो रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को। ये जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं डे पर डे, उनको रिकॉर्ड करता है कौन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और क्या करता है, डिटरमाइन करता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, यानी निर्धारण करता है कि आपके व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुई है। और डिटरमाइन करता है आपके व्यापार को कि आपका व्यापार क्या है। और ट्रैक करता है प्रोग्रेस को बिजनेस के, यानी कि आपकी बिजनेस, आपका व्यापार, मार्केट में और भी तो लोग बिजनेस चला रहे हैं ना, उनमें आपकी स्थिति क्या है। जैसे कि लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते, स्टेबल का मतलब स्थिर नहीं होते, वो अपना सेक्टर बार बार बदलते रहते हैं। हमने एक दुकान खोला, चला 1 महीने चलाया, तब लगा नहीं इसमें नहीं, इसमें ज्यादा कमाई, तो लोग चेंज करते रहते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसी चीज नहीं, उसको उसको बिजनेस नहीं बोल सकते। एक चीज जो फिक्स हो एक लंबे समय तक। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करने का इंटेंशन क्या होता है, पहला चीज तो प्रॉफिट गेन करना, दूसरा क्या कि कल बंद कर देंगे, नहीं, ये सोच के कि लंबे समय तक चलेगा। व्यापार प्रारंभ करने का क्या मतलब होता है कि पहला चीज की लाभ कमाना, और दूसरा लंबे समय तक भविष्य में चलेगा, मतलब इसकी भविष्य में बंद होने की संभावनाएं नहीं है, यह मान के हम व्यापार प्रारंभ करते हैं, कोई भी चीज है ना। और अगला का है कॉम्प्रिहेंसिव विथ लीगल रिक्वायरमेंट, और ये सारी चीजें लीगल होनी चाहिए, लीगल मतलब कानूनी रूप से। अच्छा, लीगल क्यों कहा है, ताकि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या होता है, एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत या गवाह होता है। यानी एविडेंस के रूप में अगर कोई बात होती है, कोई हम पे क्लेम करता है, तो हम एविडेंस के रूप में, एविडेंस के रूप में हम क्या करें, उसे प्रेजेंट करें, ताकि हम लीगली बच पाए। क्योंकि ये याद रखिएगा, अगर मैं ओरली कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, तो बाद में मैं बदल जाऊंगा और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहीं हैंड राइटिंग में दिया हुआ है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप कहीं भी कंप्लेन कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो कभी भी किसी से भी एज ए प्रूफ कुछ ले रहे हैं आप, तो रिटर्न लीजिए, हाँ, जो भी करे। ये वो माहौल चल रहा है, घर परिवार सास बहू सीरियल है, वीडियो बनाने के लिए, नॉर्मल की बात करो, यहाँ वीडियो बनाने की बात हो रही है, चलो उसी में दिमाग रह रहा है तुम लोग नहीं, तो यहाँ कोर्ट में प्रेजेंट करना है ना, डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, बिजनेस की, वीडियो बनाओगे, बिजनेस चालू करोगे तो गधा कहेंगे। समझे आपकी बात ना। एविडेंस, एविडेंस के रूप में आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, मैंने अभी जस्ट पूछा कंपनी क्या है, तो कंपनी भी एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। कंपनी क्या है, एक पर्सन है, लेकिन कैसा पर्सन है, एक मैन मेड, एक कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, बनावटी। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, बनावटी। यानी कंपनी भी एक व्यक्ति है, लेकिन कैसे व्यक्ति है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी बनावटी व्यक्ति है। और इस पे हम क्यों उसको व्यक्ति कहा गया है, क्योंकि हम कंपनी पे एफआईआर कर सकते हैं, कोई चीज क्लेम कर सकते हैं। क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना, किसी चीज को लेके मैं उससे दावा कर सकता हूँ। मान लो कोई पैसा मेरा नहीं दे रहा है, या चीट किया मुझे, मैंने 5-7 साल उसके साथ काम किया, फिर वो मुझे निकाल दिया, या कुछ ऐसी चीजें, तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। क्योंकि कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को बिना नोटिस के निकाल नहीं सकती है, एडवांस में वो नोटिस देती है, फिर उसके बाद कुछ एक्शन परफॉर्म करती है।
या यहाँ पे है ना कि तुरंत आप कल से काम छोड़ देंगे। आप काम भी नहीं छोड़ सकते हैं बिना एडवांस नोटिस के कि मैं अगले महीने से आना बंद करूंगा, ऐसा स्टेटमेंट होगा। अपने वहाँ क्या है, आज हुआ झगड़ा कल से आना बंद, खत्म। ये सब नहीं होता है, बिजनेस का हर चीज का एक रूल है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन नोट्स जितनी चीजें लिखी हैं लिखने की जरूरत नहीं है, ये कल नोट्स आपको मिल जाएगा और नोट्स में सारी चीजें रहेंगी। अब लगभग 20 से 25 दिन तक कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। और एक दिन की क्लास बंक करेंगे तो अगली क्लास समझ में नहीं आएगी, ये भी श्योर है। तो ये 20 दिन की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है। हाँ, बीच में थोड़ी क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, मे बी अगर मेरी सर्जरी हुई तो वैसे चांसेस हैं 90% अब। तो बस उस टाइम डिस्टर्ब रहेंगे, या हो सकता है मेरी जगह कोई और अपॉइंट कर लिया जाए। तो कुछ भी होगा, जैसा होगा बता दिया जाएगा आपको। इख्तिला कर दिया, हाँ कुछ चीज से सफर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ तब तक मैं कुछ पोर्शन खींच दूं, ताकि जो स्टार्टिंग का इसका रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मेरे पास एक ऑप्शन है जिससे मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगा ऐसा। और जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं उनको भी अच्छी सी चीजें समझ में आएंगी। बस क्लास बंक ना करेंगे बिल्कुल भी, बाकी कल नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।